हेलो बच्चा लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी अध्याय 2 को। तो ये देख सकते हो अध्याय 2 है। अध्याय 2 कौन सा है? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर? तो यहाँ शुद्धता का मतलब जो तुम शुद्ध समझते हो, जैसे शुद्ध दूध, शुद्ध नमक, शुद्ध घी, उसकी बात यहाँ पर नहीं हम लोगों को करनी है। यहाँ हम लोगों को पदार्थ के अन्य गुणों के बारे में पढ़ना है और उसके आगे के वर्गीकरण को हम लोगों को अच्छे से समझना होगा। तो हम लोगों ने पहले अध्याय में पदार्थ के भौतिक रूप से कैसे वर्गीकरण करते हैं, हम लोगों ने देखा कि ठोस, द्रव और गैस में उसको वर्गीकरण करते हैं और ये तुमने पढ़ लिया। अब पदार्थ को रासायनिक रूप से किस तरीके से वर्गीकृत करेंगे उसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पदार्थ को दो भागों में हम लोग बांटते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, और उसी के बारे में पूरा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। तो इस चैप्टर का नाम देख सकते हो, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। और भाई यहाँ पर एक और चीज़ याद रखो कि यहाँ पर हम लोगों को ये चीज़ पढ़ना है, एक एक लाइन को पढ़ेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते जाएगा उन सब को भी मैं तुम्हें यहाँ बताते चलूँगा, सबको समझाते चलूँगा। तो यहाँ देख सकते हो हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल या जूस शुद्ध है। तो यहाँ पर ये जो शुद्धता का मतलब बता रहा है ना, ये आम जीवन से संबंधित शुद्धता को बता रहा है। जैसे सिंपल सिंपल बात, यदि शुद्ध दूध की बात की जाए तो तुम क्या समझोगे कि भाई शुद्ध दूध में कोई मिलावट नहीं है, यानी कि ये दूध है, इसमें पानी मिलाया हुआ नहीं है। यदि शुद्ध घी की बात करें तो हम लोग बोलेंगे कि इस घी में कोई मिलावट नहीं है, यानी कि इसमें कोई डालडा या अन्य तेल मिलाया हुआ नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये शुद्ध घी है। ठीक है। तो इस तरीके से इस शुद्धता का मतलब हम लोग जानते हैं, लेकिन इस अध्याय में शुद्धता का मतलब यह समझना है कि पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण जब हम लोग करेंगे तो उसमें शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, जो कि लास्ट में पढ़ना है तुम्हें, उसके बारे में यहाँ शुद्धता से संबंधित किया गया है, यानी कि वर्गीकरण कुल मिला के तुमको पढ़ना है। तो ये देखो, यदि हम लोग एकदम आ जाए लास्ट में, तो पदार्थ को भौतिक अवस्था हम लोगों ने देखा था कि तीन तरीके से बांटा था हम लोगों ने, मुख्य रूप से ठोस, द्रव और गैस। लेकिन जब इसका रासायनिक रूप से वर्गीकरण करेंगे तो हम लोग देखेंगे शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ किसे में क्या क्या आ गया? तत्व आ गया और यौगिक आ गया। तो तत्व को भी हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं और यौगिक को भी हम लोग क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ। जबकि मिश्रण क्या हो गया? इस शुद्ध पदार्थ से अलग हो गया। तो इस तरीके से इसी के बारे में हम लोगों को यहाँ पर पूरा अध्याय में पूरा अच्छे समझना है। मिश्रण के बारे में समझना है, लास्ट में शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं उसको समझना है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ यहाँ पर पढ़ना है। तुम्हें ये नहीं समझना है कि दूध में पानी मिलाया हुआ है तो वो अशुद्ध हो गया, या इस तरीके से नहीं पढ़ना है, बल्कि उसको हम लोग मिश्रण में पढ़ेंगे। तो एकदम एक एक लाइन को पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, और पक्का है कि तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तो चलो हम लोग फोकस करते चलेंगे भाई, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या क्वेश्चन याद करना चाहिए, उसका उत्तर क्या होगा। तो ये बेहतरीन तुम्हारे लिए बनता जाएगा। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डब्बे के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो। जैसे मैं पहले ही बता रहा था कि हम लोग जो आम जीवन में समझते हैं शुद्ध पदार्थ कि उसमें मिलावट नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको अब समझना होगा, जो कि मैंने लास्ट में बताया। अतः शुद्ध मिश्रण है, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ के
को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। तो यहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शुद्धता का क्या अर्थ है? यहाँ से शुद्धता का अर्थ है तत्व के बारे में बताया गया है और यौगिक के बारे में बताया जा रहा है कि कोई भी तत्व को हम लोग शुद्ध पदार्थ कहेंगे और यौगिक को क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ कहेंगे। यानी कि उसके सभी कण का समान रासायनिक प्रकृति होगा। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, जैसे कि तत्व हो गया या फिर क्या हो गया? यौगिक। ये दोनों क्या हो गया? शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में आ गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा भी इसको उदाहरण से भी समझ सकते हो, जैसे कि देखो एक ग्लास में मान लो कि पानी रखा हुआ है। ये क्या है बच्चों? पानी है। तो पानी क्या है? पानी है H2O, यानी कि इसका हर एक कण क्या है? H2O ही है। इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? शुद्ध पदार्थ बोलेंगे। लेकिन इस पानी में क्या करेंगे हम लोग? अब थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो ये पानी क्या हो गया? इसमें H2O भी हो गया और प्लस क्या हो गया? NaCl हो गया, यानी कि नमक भी है और पानी भी है। तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे मिश्रण। यानी कि यहाँ पर अब ये शुद्ध पदार्थ नहीं है, इसका नाम क्या है? मिश्रण है। तो सिर्फ यदि हम लोगों ने पानी लिया है तो ये हो गया तुम्हारा शुद्ध पदार्थ, लेकिन पानी में यदि हम लोगों ने नमक मिलाया है तो ये क्या हो गया? हमारा मिश्रण हो गया। तो इस तरीके से ये जो चीज़ है ये ही क्या हो गया? ये शुद्ध पदार्थ फिर नहीं रहा, क्योंकि इसमें दो अलग अलग प्रकार के यहाँ पर यौगिक मिले हुए हैं, जबकि यहाँ पर क्या है? सिर्फ एक ही प्रकार का कण है। और यहाँ देखो दो प्रकार का कण हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मिश्रण और ये हो गया तुम्हारा शुद्ध पदार्थ, और इसको कहते हैं यौगिक। क्या नाम हो जाता है? यौगिक। तो यौगिक किसे कहते हैं? तत्व किसे कहते हैं? ये तो आगे हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। यहाँ पर अब हम लोग देखने वाले हैं मिश्रण क्या है। तो मिश्रण देखो यही है मिश्रण जो मैंने अभी बताया तुम्हें कि यहाँ पर जल और नमक का क्या है? मिश्रण है। ठीक इस तरीके से यदि हम लोग वायु की बात करें तो वायु भी क्या है? मिश्रण है। इसमें N2 होगा, O2 होगा, CO2 होगा और इस तरीके से विभिन्न प्रकार के गैस इसमें पाए जाएंगे। तो ये क्या हो गया? एक मिश्रण हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये क्या हो गया? एक मिश्रण हो गया। तो भाई चलो अपना पहला टॉपिक आ गया और ये है मिश्रण क्या है। देख सकते हो ये पहला टॉपिक है मिश्रण क्या है। तो इसको अब हम लोग एक एक चीज़ को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो यहाँ सबसे पहले तो मिश्रण का परिभाषा ही दिया गया है। तो मिश्रण जिसे पदार्थ कहा जाता है एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। तो मिश्रण क्या होता है? तो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों के मिलने से बनता है। यानी तत्व या यौगिक जब आपस में मिलते हैं तो फिर मिश्रण का क्या होता है? निर्माण होता है। जैसे यहाँ खुद ही देख सकते हो वायु क्या है? एक मिश्रण है, जहाँ पर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ये क्या है? ये एलिमेंटल फॉर्म है, ये तत्व का रूप है। और यहाँ देख सकते हो ये क्या है तुम्हारा? ये है यौगिक। और वायु में ही H2O के जल के कण भी होते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद होते हैं हमारे वायुमंडल में। तो यह भी क्या हो गया? यह भी एक क्या हो गया? यौगिक हो गया। तो देखा तुमने ये जो मिश्रण है वह तत्व और यौगिकों का मिलने से बनता है, यही तुमको याद रखना है। तो यहाँ पर दो या दो से अधिक तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकता है, या फिर तत्व और यौगिक दोनों भी हो सकते हैं, ये भी बात याद रखना। तो अब बोलोगे सर यौगिक तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, तत्व उतना समझ में नहीं आ रहा है। जैसे यौगिक मैंने दिखाया था तुम्हें, H2O क्या है? यौगिक है। CO2 क्या है? यौगिक है। C6H12O6 क्या है? यौगिक है। तो भाई तत्व क्या है? तो बच्चा लोग ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है ना, यही होता है तत्व। ऑक्सीजन क्या है? तत्व। कार्बन क्या है? तत्व। हाइड्रोजन क्या है? तत्व। तो इस तरीके से तत्व के बारे में आगे के चैप्टर्स में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। और तत्व की संख्या कितनी है? 118 तत्व होते हैं। और जानते हो क्या? इन्हीं तत्वों से मिल करके विभिन्न प्रकार के यौगिकों का निर्माण होता है, जो कि हम आजू बाजू देखते हैं।
और फिर यौगिक और तत्व आपस में मिलते हैं या फिर एक साथ रहते हैं तो फिर मिश्रण का भी निर्माण होता है। तो अब आगे पढ़ते हैं और सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। तो ये सब आगे पूरा डिटेल में पढ़ोगे। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। तो देखो, अब यौगिकों के बारे में जरा सा समझ लो। जैसे मान लो कि NaCl है। NaCl क्या है? यह एक यौगिक है और तुम चाहोगे कि हम इसको थोड़ा सा गर्म, नमक जानते हो ना, नमक, तो नमक को ही NaCl यहाँ पर बोला जा रहा है। तो मान लो कि तुम चाहोगे कि हम इसको गर्म कर दें या इसको ठंडा कर दें या इस तरीके से किसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा सोडियम को अलग कर लें और क्लोरीन को अलग कर लें, तो क्या ये संभव है? नहीं, ये संभव नहीं है। जबकि यदि मिश्रण होगा, मिश्रण में NaCl माने कि नमक और प्लस तुम्हारे H2 माने कि जल। अब ये नमक और जल, जैसे जान रहे हो ना, पानी में नमक को घोल दो और तुम चाहो कि हम नमक को अलग कर लें और जल को अलग कर लें, तो साधारण जो भौतिक विधि है, भौतिक विधि के द्वारा ही हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको अलग कर सकते हैं। जैसे इसको कुछ खास करना नहीं, इसको गर्म करेंगे तो नमक जो है सो वो यहाँ पर बैठ जाएगा और पानी उड़ जाएगा। तो पानी अलग और नमक अलग। तो ये बात याद रखना है कि जो तुम्हारा यौगिक होता है उसके अवयवों को हम लोग किसी भौतिक प्रोसेस के द्वारा, भौतिक प्रक्रिया के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। जबकि मिश्रण यदि है तो उसके अवयवों को हम लोग पृथक कर सकते हैं भौतिक विधि के द्वारा, और वो आगे तुमको इस चैप्टर में पढ़ना भी है। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है, इसका यौगिक समान रहता है। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं है। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। तो यही सब बातें लिखी हुई है। यहाँ पर तुमको क्या बता रहा है कि मिट्टी क्या है? मिट्टी एक तुम्हारा मिश्रण हो गया, यह एक शुद्ध पदार्थ नहीं होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ होते हैं। यानी यदि मिश्रण होगा तो तुम्हारा एक से अधिक प्रकार के यौगिक मिले होंगे या तत्व मिले होंगे, तब फिर मिश्रण का क्या होगा? निर्माण होगा। अब देखो मिश्रण के प्रकार, तो भाई यहाँ से कोई क्वेश्चन आ रहा है? यहाँ से नहीं, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारा। अब मिश्रण के प्रकार देखेंगे तो अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मिश्रणों के प्रकार को ही पढ़ने वाले हैं और उसी को हम लोग क्या करने वाले हैं? देखने वाले हैं। तो यहाँ देख सकते हो ये पूरा एक बहुत बड़ा यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। तो ये बहुत लंबा है, इसको यहाँ पर हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि तुम देखोगे तो सबसे पहले हम लोग विलयन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। विलयन क्या है बच्चों? जैसे कि मान लो यहाँ पर हम लोगों ने एक गिलास पानी लिया और इसमें हम लोग क्या करेंगे? चीनी को डाल देंगे। तो देखोगे कि ये दोनों एक दूसरे से एकदम घुल मिल जाएगा और तुम जानते ही हो ये शरबत का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर जब एक दूसरे से पूरे तरीके से घुल मिल जाता है तो उस घुलने मिलने को ही कहेंगे समांगी। यानी कि पूरा तुम ना चीनी को पता कर पाओगे ना जल को पता कर पाओगे, एकदम एक समान घुल मिल गया है। ठीक इसी तरीके से मान लो कि यहाँ पर जल लिया तुमने और उसमें दूध डाल दिया, तो दूध क्या करेगा? यहाँ पर पूरा घुल मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से जल लिया और तुम यहाँ पर क्या डाल दोगे? पोटेशियम परमैंगनेट डाल दोगे, तो वह भी क्या हो जाएगा? पूरा तरीका से घुल मिल जाएगा। तो वह एक समांगी मिश्रण बनाएगा। और इस प्रकार का जो मिश्रण है जिसमें ये दो पदार्थ घुल मिल जाते हैं, या फिर बोला जाए दो या दो से अधिक पदार्थ भी घुल मिल जाते हैं, तो वही क्या बनाता है? विलयन का निर्माण करता है। तो आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं।
प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हो, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन मिश्र धातु और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। तो यहाँ पर VVI क्वेश्चन है, इसको अब यहाँ से हम लोगों को समझना है। तो विलयन मैंने हम लोगों ने क्या समझा कि यहाँ पर कुछ द्रव होगा और द्रव में ठोस घुला होगा। यहाँ पर क्या होगा, कुछ द्रव होगा और द्रव में यहाँ पर ठोस को डालेंगे या फिर द्रव को डालेंगे या फिर गैस को डालेंगे, ये तीनों इसमें घुल मिल जाएगा। इसी को हम लोग विलयन अभी तक समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ठोस विलयन का भी बात कर रहा है और ये तुमसे पूछेगा कि ठोस विलयन कौन है, तो मिश्र धातु है। अब बोलोगे मिश्र धातु क्या होता है, तो जब दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिलाएंगे, धातुओं को गला करके आपस में मिला देंगे, तो वही जो नया चीज़ बनेगा उसी को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। इसी तरीके से गैसीय विलयन होगा। तो गैसीय विलयन क्या है, अलग अलग गैस आपस में मिल जाएंगे तो गैसीय विलयन हो जाएगा। जैसे कि वायु क्या है, गैसीय विलयन का उदाहरण है। अब यहाँ देखो, विलयन के कणों में समांगिकता होती है। जैसे कि चीनी, पानी, नींबू, जल मतलब बना रहे हो तो उसका स्वाद सदैव क्या होगा, एक समान होगा। यदि तुम यहाँ पर चीनी, पानी, नमक का शरबत बना रहे हो, चीनी, पानी, नींबू का शरबत बना रहे हो, तो वहाँ पर क्या होगा, यदि यहाँ से टेस्ट करो, यहाँ से टेस्ट करो, कहीं से टेस्ट करो, सब एक समान ही होगा, पूरा घुला मिला ये होगा। उसी को समांगिकता कह रहे हैं। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। यानी कि यहाँ पर चीनी, नमक इस जल में क्या होगा, पूरा समान रूप से घुला मिला होगा। अब देखो मिश्र धातु, जैसे मैं बता रहा था, यहाँ देखो मिश्र धातु के बारे में लिखा है, ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। तो मिश्र धातु क्या हो गया, ठोस विलयन का क्या हो गया, उदाहरण हो गया। और यहाँ पर देखोगे कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि मिश्र धातु क्या होता है, तो धातुओं का समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है। अब देखो, मिश्र धातुओं को हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। हालांकि इसको भौतिक क्रिया द्वारा अलग अलग हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हो, क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल हो गया, जिंक और कॉपर का क्या है, मिश्रण है। तो जिंक रहेगा Zn, जिसको बोलेंगे, आगे पढ़ोगे तुम लोग। और कॉपर किसे बोलेंगे, Cu बोलेंगे। तो कॉपर हो गया 70% और जिंक क्या हो गया 30%। इन्हीं को जब मिला दिया जाएगा समान संगठन में तो ये बन जाएगा मिश्र धातु पीतल। तो बहुत सारे मिश्र धातु अलग अलग होते हैं, जो कि क्लास 10 में भी कुछ कुछ तुम उदाहरण पढ़ोगे। और यहीं से क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है कि जो पीतल है किसका मिश्र धातु है, तो जिंक और कॉपर का मिश्र धातु है। किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलेय में क्या करते हैं, बांटा जाता है। तो यहाँ देखो, अब विलयन हो गया तुम्हारा, तो विलयन बराबर हम लोग कह सकते हैं विलेय, विलेय प्लस क्या हो जाएगा, विलायक। जैसे कि उदाहरण, चीनी पानी क्या हो गया, विलयन हो गया, और पानी इसमें विलायक है जो कि घोल दे रहा है, और चीनी क्या हो गया, विलेय हो गया जो कि घुल जा रहा है। तो यहाँ देख सकते हो, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक हो गई। जैसे पानी क्या है, पानी जो है वह चीनी से क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। तो चीनी को हम लोग बोलेंगे विलेय, जो कि कम मात्रा में है, और पानी को क्या बोलेंगे, विलायक। तो जिसकी मात्रा अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए तुम्हारे। बोलेगा कि विलयन में कौन कौन से भाग होते हैं, तो विलेय होते हैं, और क्या होता है, विलायक होता है। और दूसरा चीज पूछेगा कि विलायक किसे कहते हैं, तो जो ज़्यादा मात्रा में होगा, जो विलेय को क्या कर लेगा, घुला मिला लेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। विलयन का वह घटक जो कि कम मात्रा में होता है, जो कि विलायक में घुल जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। तो देखा तुमने, 3 क्वेश्चन यहाँ से तुम्हारा बन गया। अब देखो, उदाहरण के लिए यहाँ पर भी एक क्वेश्चन तुम्हारा आता है, इसको याद रखना है। चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि जल क्या है, तरल है,
और तरल में क्या हो जाएगा, ठोस यानी कि चीनी। इसी का उदाहरण क्या हो गया तुम्हारा, चीनी पानी का शरबत। इसमें चीनी क्या हो गया तुम्हारा, विलेय हो गया, ठोस विलेय। और जल क्या हो गया तुम्हारा, तरल विलायक हो गया। समझ में आ रहा है ये सारा बात। अब देखो दूसरा उदाहरण दे रखा है, आयोडीन और एल्कोहल का विलयन जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि टिंचर आयोडीन क्या होता है, तो बोलना कि आयोडीन और एल्कोहल दोनों को आपस में मिला दिया जाएगा तो उसी को हम लोग टिंचर आयोडीन के नाम से जानते हैं। और इसमें आयोडीन विलेय है, ये भी बात याद रखना, यदि याद रखना चाहो तो आयोडीन विलेय है और एल्कोहल क्या है, विलायक। तो बताओ कि कौन सा चीज़ ज़्यादा मात्रा में होगा, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ये जो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कि कौन ज़्यादा मात्रा में होगा। अब देखो वात युक्त पेय जैसे कि सोडा जल हो गया, कोका कोला इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में होता है। अब देखो जो कोका कोला होता है उसमें जानते ही ना हो, इसे फस से खोलोगे तो फस से निकल जाएगा, इसे करके। तो उसमें क्या होता है, CO2 घुला होता है। तो ये जो CO2 तुम्हारा घुला होता है यह क्या है तुम्हारा, यह है CO2 विलेय। और इसमें जो कोका कोला हो गया वह क्या हो गया, विलायक हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, विलेय हो गया। और इसमें जो जल है जो कि हम लोग क्या बोले कोका कोला, तो वह क्या हो गया, विलायक हो गया। वायु गैस में गैस का विलयन है, याद रखना। अब वायु किस में किसका मिश्रण है, गैस में गैस का। और ये वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया तुम्हारा तरल, यानी कि तरल में गैस का उदाहरण। और ये वाला क्या हो गया, तो इसमें हो गया तरल में तरल का उदाहरण। ठीक है ना। तो अपना दिमाग भी लगाना। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का समांगी मिश्रण है। तो वायु में मुख्य रूप से बोलता है कि ऑक्सीजन है तुम्हारा और दूसरा क्या है तुम्हारा, नाइट्रोजन है। और भी चीज़ें मिली है जैसे CO2 भी है, तुम जानते हो 0.03% है, ये भी जानते हो। लेकिन मुख्य रूप से ऑक्सीजन कितना है, क्वेश्चन मार्क, तो 21%। और नाइट्रोजन कितना है, तो 78%। इसको भी क्या कर लेना है, याद कर लेना है। अब देखो क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हैं। अरे वाह क्या बात है। तो जो नाइट्रोजन बोल रहा है वही विलायक के रूप में यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि विलायक है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, विलयन के गुण। तो यहाँ पर एक क्रियाकलाप देखो कराया गया था, तो बहुत लंबा चौड़ा क्रियाकलाप है। और इस क्रियाकलाप के आधार पर यहाँ पर हम लोग विलयन के गुण को पढ़ते हैं। तो यहाँ देख सकते हो विलयन के गुण में, विलयन क्या होता है, एक समांगी मिश्रण है। पहले ही देख लिया, जो विलयन है वह कैसा मिश्रण है, एक समांगी मिश्रण है। अब दूसरा देख सकते हो कि विलयन के जो कण है उनका जो व्यास है वह 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है, छोटा होता है। इसको बात को क्या करना है, याद रखना है। और ये प्रश्न भी याद रखना है कि विलयन के कुछ गुणों को लिखें, क्वेश्चन। तो इसका आंसरवा जो है यही 3 4 5 पॉइंट लिख सकते हो। सबसे पहले विलयन का एक क्या है, समांगी मिश्रण है। अब देखो तो समांगी भी तुम अब समझ गए हो, विषमांगी भी समझ गए हो। जैसे कि यहाँ पर मान लो जल है और जल में तुम्हारा मान लो कि यहाँ पर बालू मिलाया हुआ है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण। तो बोलोगे इसे विषमांगी मिश्रण क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर समान रूप से बालू और जो पानी है वह घुले मिले नहीं होंगे। तो समांगी का मतलब हो गया कि एकदम एक दूसरे से घुल मिल जाएंगे, उसे हम लोग बोलेंगे समांगी। और जब एक दूसरे से नहीं घुले मिले होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, विषमांगी। अब देखो तो हम लोगों ने दूसरा क्या देखा कि विलयन के कण का व्यास क्या होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है और इसे हम लोग आँखों से नहीं देख पाएंगे। अपने छोटे आकार के कारण, जैसे कि तुम मान लो यहाँ पर देख लो थोड़ा सा, तो चीनी पानी में क्या चीनी के कण तुम्हें दिख सकते हैं, नहीं। लेकिन बालू और पानी के मिश्रण में बालू का कण तुमको दिख सकता है। ठीक है। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। तो ये बात आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसको हम लोग कहते हैं टिंडल प्रभाव, जो कि आगे पढ़ाया जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर तुम इस तरीके से एक ग्लास में क्या करोगे, पानी रख दोगे और उसमें चीनी घोल दोगे।
और यहाँ पर टॉर्च इस तरीके से जलाओगे तो यहाँ पर ये प्रकाश का रास्ता तुमको दिखेगा नहीं। और यदि यहाँ पर तुम उसमें विलियन के जगह पर क्या लोगे, विलियन के जगह पर तुम यहाँ पर जैसे कि दूध डाल दोगे तो ये प्रकाश का रास्ता तुम्हें दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बातें आगे हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि टिंडल प्रभाव होता है उसको आगे हम लोग देखेंगे। अब देखो, छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। तो ये सब बात जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ देखो, यही बात यहाँ बताया गया। देखो ये छानक पत्र है। अब इस छानक पत्र को इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, शंकु का रूप दे देते हैं। और इसी में हम लोग क्या करते हैं कि मान लो चीनी और पानी प्लस पानी के मिश्रण को इसमें डालेंगे तो बताओ जरा सा, क्या इससे चीनी अलग और पानी अलग हो जाएगा? नहीं अलग होगा। यानी कि जो विलयन होता है, विलयन, उसमें हम लोग विलेय और विलायक को अलग अलग छन्ना से छान करके नहीं कर सकते हैं। यानी कि छानक पत्र से उसको हम लोग फिल्टर पेपर से छान के अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही थोड़ा सा देखो, अब यहाँ पर पानी रहता और प्लस में तुम्हारा क्या रहता, धूल रहता, तो यहाँ से छन्नक पत्र के द्वारा उसको अलग किया जा सकता था। तो उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, विलयन के गुण पढ़ रहे हैं। तो विलयन के गुण में हम लोगों ने क्या देखा कि छानने की विधि द्वारा उसके कणों को हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अब देखो, विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन अस्थायी होते हैं। अब चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, विलयन की सांद्रता। तो यहाँ पर अब सांद्रता से समझना चाहिए तुमको कि सांद्रता क्या है। तो बड़ा सिंपल सा बात है, उसको समझो। यहाँ देखो, सरल भाषा में हम लोग बोले तो मान लो 1 गिलास पानी है, उसमें हल्का सा नमक हम लोग डालेंगे, एकदम हल्का सा क्या करेंगे, नमक डालेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम लोग 1 गिलास पानी लेंगे और उसमें बहुत सारा नमक डाल देंगे, बहुत सारे यहाँ तक नमक डाल देंगे और उसको फिर घोल देंगे पूरा, ठीक है। नमक पूरा एकदम आधा इसको भर करके पूरा घोल देंगे। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे नमक का सांद्रता क्या है, सांद्रता कम है, और यहाँ पर नमक का सांद्रता क्या है, ज़्यादा है। इसी तरीके से इसकी सांद्रता को हम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ सांद्रता क्या हो जाएगा, कम, और यहाँ पर सांद्रता क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो यही है सांद्रता का मतलब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेशन। अब यदि जल के सापेक्ष में देखोगे तो यहाँ जल का सांद्रता क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा पानी है। और यहाँ जल क्या है, कम है, तो जल का सांद्रता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सांद्रता इस तरीके से तुम समझ सकते हो। अब ये जो सांद्रता है इसको हम लोग वॉल्यूम में निकाल सकते हैं, यानी कि आयतन में निकाल सकते हैं। फिर तुम्हारा यहाँ पर हम लोग प्रतिशत में निकाल सकते हैं। तो वो सब आगे थोड़ा थोड़ा पढ़ाया गया है, उसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ देख सकते हो, क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि समूह अ और समूह ब के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न आभाओं के रंगों के विलयन है। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जाता है। अब देखो, यहाँ पर 3 चीज हम लोग को समझना है, तनु, सांद्र और संतृप्त। तो सांद्र को सांद्रता से मत समझना, यहाँ भी सांद्रता वर्ड है, यहाँ भी सांद्रता है और यहाँ भी सांद्रता है, तीनों वर्ड में सांद्रता है। तो यहाँ पर अब इसी को हम लोग को अच्छे से समझना होगा कि तनु घोल किसे कहेंगे, सांद्र घोल किसे कहेंगे और संतृप्त घोल किसे कहेंगे। तो इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो। यहाँ देखना, जैसे कि अब 1 गिलास पानी ले लो, 1 गिलास पानी ले लो और 1 गिलास पानी ले लो। अब 1 गिलास पानी में तुम क्या करो, थोड़ा सा नमक या चीनी डालो, एकदम हल्का सा। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा घुल मिल जाएगा। लेकिन नमक यहाँ क्या है, बहुत कम है। क्या है, बहुत कम है, और पानी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके विलयन को हम लोग कहते हैं तनु विलयन, जिसमें जल की मात्रा क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तनु विलयन कहेंगे। अब देखो दूसरा, सांद्र। अब क्या होगा, ये जो नमक है
उसको तुम डालो और जितना इसमें घुल सकता है उतना ही नमक को यहाँ पर डालो। यानी कि इससे ज़्यादा नमक अब ना घुले उतना तुमको घुला देना है। जितना इसमें घुलाने की क्षमता है उतना नमक यदि घुल चुका है और उससे ज़्यादा अब नहीं घुल रहा है तो इसे हम लोग कहेंगे सांद्र। ठीक है। अब यहाँ देखो, अब क्या हुआ, ये हो गया। अब देखो तीसरा हो गया तुम्हारा संतृप्त घोल। अब ये एक ऐसा कंडीशन आ गया है इस घोल में, जबकि और तुम यदि यहाँ पर घुला रहे हो तो ये बैठना शुरू कर जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, तलहटी में बैठना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो ये इस तरीके से ये अब हो जाएगा संतृप्त घोल तुम्हारा। तो आप देख सकते हो विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। और ये बहुत ही आसान है। अब तनु या तथा सांद्र या संतृप्त घोल किसे कहते हैं, तो बहुत आसानी से इसको सीख सकते हो। अब देखो, मान लो कि एक गिलास पानी है और एक और गिलास पानी ले लो। ठीक है। अब एक गिलास पानी में एकदम थोड़ा सा नमक डाल दो, हल्का सा नमक डाल के पूरा क्या कर दो, घोल दो। तो यहाँ पर और नमक डाल करके घोलने की संभावना बनी है। और इस प्रकार जब विलयन तैयार करेंगे तो इसे हम लोग बोलेंगे तनु। तनु माने पंचोछर जिसको बोलते हैं ना, वही समझो कि खाली पानी है पानी है। जैसे कोई तुम्हारे घर मेहमान आया तो क्या करो, एक गिलास पानी लो और 2-3 को दाना चीनी डालकर घुमा कर उसको दे दो, तो वो खुश हो जाएगा ना, एकदम ताली पीट पीट के और नाचने लगेगा। ऐसा नहीं होगा, वो उदास हो जाएगा, वो तुम्हारे घर फिर वापस कभी भी नहीं आना चाहेगा, बोलेगा कि मेरा स्वागत बढ़िया से नहीं किया गया। काहे कि उसको तुमने तनु घोल पिला दिया है, एकदम पनिया पनिया घोल पिला दिया है। अब देखो, अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, एक गिलास और जो पानी लिया था उसमें चीनी डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे, और उतना डालेंगे जितना ये घुलाते जाएगा। और एक कंडीशन ऐसा आएगा जब ये घुलाना क्या कर देगा, बंद कर देगा। अब ये घुलेगा नहीं, वहाँ पर ये बैठना शुरू हो जाएगा। तो जब ऐसा परिस्थिति आ जाए जितना इसका कैपेसिटी उतना ही घुला ले, और तापमान एकदम निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ताप बढ़ाना है, तापमान जो था वहाँ यानी कि गर्मी जो था वो उतना ही रहने देना है। तो निश्चित ताप पर जितना इसको घुलाने का मात्रा है उतना तुमने घुला दिया। मान लो 10 चम्मच चीनी इसमें घुलाना था और उससे ज़्यादा आप डाल रहे हो तो ये बैठना शुरू होगा, तब उसी को बोलते हैं संतृप्त घोल, यानी कि सांद्र हो गया वो। अब उसमें और डालोगे ना चीनी तो वो क्या होगा, बैठना शुरू हो जाएगा। तो इस स्थिति को बोलेंगे संतृप्त अवस्था। ठीक है, इसको याद रखना है। यानी कि उसमें और अब तुम नहीं डाल करके घुला सकते हो। हाँ, हालांकि उसमें यदि तापमान को बढ़ाया जाए तो उसमें और चीनी घुल सकता है, यह भी याद रखना। क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्राएं बराबर होंगी? बिल्कुल भी नहीं। चीनी या नमक या फिर बेरियम क्लोराइड सब अलग अलग पदार्थ है, और जल में उसका घुलने का जो टेंडेंसी है वह भी अलग होगा। तो हो सकता है कि किसी निश्चित ताप पर चीनी ज़्यादा घुल जाए और नमक क्या हो जाए, कम घुले। ठीक है, मतलब कि आधा किलो चीनी घुल जाए उतना ही पानी में, और नमक जो है वो 250 ग्राम ही घुल पाए और फिर वो संतृप्त हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अलग अलग पदार्थ की प्रकृति के आधार पर भी उसका जो संतृप्त होने का जो क्षमता है वह क्या होगा, अलग अलग होगा। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। यानी विलयन में खास क्षमता होता है कि ये विलेय पदार्थ को घुला सके। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। तो यहीं से क्वेश्चन तुम्हारा आ जाता है कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। तो वैसा विलयन जिसमें और कुछ ज़्यादा विलेय पदार्थ नहीं घुल सकता है, बस जितना घुलना था वो घुल चुका है, और यदि घुलाना चाहोगे तो वो तलहटी में नीचे बैठना शुरू कर देगा, तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। विलयन पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। अब देखो, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है, मतलब कितना विलेय उपस्थित है,
वही उसका क्या है, घुलनशीलता है। यानी कि घुलनशीलता क्या हुआ, जितना वो घुला सका, जितना विलेय पदार्थ को वह घुला सका है, उसे ही क्या कहते हैं, घुलनशीलता कहते हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं, ये तो पूछता नहीं है लेकिन पूछ सकता है। संतृप्त विलयन तुमको याद रखना है। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे कि मान लो कि एक गिलास पानी में 10 चम्मच चीनी घुल सकता था और अभी तुमने सिर्फ 5 चम्मच चीनी ही घुलाया है, तो उस प्रकार के विलयन को क्या कहेंगे, असंतृप्त। माने उसमें चांस है कि और घुला सकता है। लेकिन दूसरा क्या है, असंतृप्त विलयन, कि यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे। तो यहाँ देखो, तो ये तो बड़ा अजीब टाइप का लिखा हुआ है कि असंतृप्त विलयन, क्योंकि अभी हम लोगों ने असंतृप्त पढ़ लिया, तो अब हम लोग पढ़ेंगे संतृप्त विलयन। तो भाई संतृप्त विलयन किसे कहेंगे, तो जितना उसमें घुला, विलयन में जितना विलेय घुला होना चाहिए था। मान लो विलेय, यही वाला उदाहरण लेते हैं कि 10 चम्मच घुला होना चाहिए था और 10 चम्मच ऑलरेडी घोला जा चुका है, तो उस विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। तो ये बात याद रखना, एक होता है संतृप्त और एक क्या होता है, असंतृप्त, दोनों याद रखना। अब ध्यान से देखो, यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें तथा उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो विलेय है वह फिर क्या होगा, इससे अलग होना शुरू होगा और वो जमना भी शुरू हो सकता है। उपरोक्त दिए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न भिन्न होती है, जैसे मैंने तुम्हें बता दिया। तो यहाँ देख सकते हो, अब सांद्रण किसे कहते हैं, इसको यहाँ पर परिभाषा दिया हुआ है। जैसे मैंने बताया ही था, सांद्रता, सांद्रता यहाँ देख सकते हो, सांद्रता, सांद्रण क्या होता है, इसका परिभाषा यहाँ पर दिया हुआ है। तो विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को क्या कहेंगे, उसका सांद्रता कहेंगे। कितना मात्रा घुला हुआ है, कितना मात्रा किसी पदार्थ का विलायक में घुला हुआ है, उसी से उसका सांद्रता को हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो मैं यहाँ पढ़ ही देता हूँ अच्छे से। तो विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को, अथवा विलेय पदार्थ की मात्रा जो विलयन के किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो, उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन हो गया, सांद्रता किसे कहते हैं। तो चलो हम लोग आंसर यहाँ पर देखते हैं, कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे। देखो यहाँ, विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय की पदार्थ की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। ये हो गया एक परिभाषा। या फिर ऐसे भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, ऐसे कह सकते हो, देखो कि विलेय पदार्थ की मात्रा जो विलयन के किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो, उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। इस तरीके से दो दो परिभाषा तुम्हें यहाँ पर मिल गया। तुम्हें जो पसंद है उसको बढ़िया से लिख दीजिए रे भैया। तो विलयन की सांद्रता, जैसे मैंने तुम्हें समझाया भी था शुरू में, तो यहाँ पर विलयन की सांद्रता का ये क्या हो गया, एक सूत्र हो गया कि विलेय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं कि विलेय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा। अब यहाँ पर विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था, लेकिन हम सिर्फ दो विधियों के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ देख सकते हो, पहला है द्रव्यमान, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। तो यहाँ देख सकते हो, इसको कैसे निकालेंगे, तो इसमें द्रव्यमान को हम लोग लेंगे, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान लेंगे और बटा विलयन का द्रव्यमान लेंगे और गुना 100 कर देंगे, तो ये तुम्हारा प्रतिशत में हमारा सांद्रता निकल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा है तुम्हारा आयतन प्रतिशत। तो उसके लिए क्या करेंगे कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन कर देंगे और गुना क्या कर देंगे, 100। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर प्रतिशत आयतन निकल जाएगा और प्रतिशत यहाँ पर क्या निकल जाएगा, द्रव्यमान निकल जाएगा।
तो चलो अब एक उदाहरण को देखते हैं, यानी कि आंकिक प्रश्न को। तो ये एग्जाम में आ भी सकता है। तो यहाँ बोल रहा है एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। तो यहाँ पर यदि तुम देखो तो हम लोगों ने क्या देखा था, विलयन बराबर विलेय, पहले लिख देते हैं विलायक प्लस विलेय, ये तो तुम जानते ही हो ना। तो जरा बताओ तो यहाँ पर ये जो विलियन बना है उसमें विलायक कितना है, 320 ग्राम, तो लिख दिया। अब विलेय कितना है, 40 ग्राम, तो लिख दिया। तो टोटल विलियन कितना हो जाएगा, 360 ग्राम। तो अब देखो विलयन की सांद्रता का परिकलन करें, तो विलयन की सांद्रता क्या है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता जब निकाल रहे हैं तो सबसे पहले विलेय की मात्रा लिखेंगे, फिर विलयन की मात्रा लिखेंगे और गुना क्या करेंगे, 100। और मात्रा यहाँ पर क्या यूज करेंगे, द्रव्यमान को यूज करेंगे। तो तुम देखोगे कि विलेय पदार्थ कितना था, 40 ग्राम, और पूरा विलयन कितना था, 360 ग्राम, और गुना में क्या कर देंगे, 100। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 11.1%। तो यही है तुम्हारा विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत में सांद्रता। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ लिया, विलयन पढ़ लिया। तो बच्चा लोग तुम्हें पता है कि ये जो विलयन है इसके बाद हम लोगों को कोलाइड पढ़ना होता है, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों को पढ़ना होता है निलंबन। तो यहाँ पर देखोगे जो विलयन होता है उसमें जो कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। कोलाइड में यहाँ पर जो विलयन तैयार होता है उसमें कण जो होते हैं उसके साइज क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और निलंबन में कणों का साइज क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है। इस आधार पर हम लोग विलयन, कोलाइड और निलंबन तीन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब देख सकते हो निलंबन के बारे में बताया गया है। तो विलयन में हम लोगों ने क्या देखा था कि पानी है, पानी में हम लोगों ने चीनी को घोल दिया है तो इसके कण पूरे तरीके से घुल मिल जाते हैं, यानी कि समांगी मिश्रण बनता है। अब यहाँ पर निलंबन में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि पानी में बालू को घोल दिया, या फिर पानी में मिट्टी को घोल दिया, या फिर धूल को घोल दिया, तो वो विषमांगी मिश्रण बनता है। तो यही दिमाग में रख के चलो, यही क्या हो गया, निलंबन। तो निलंबन का मतलब समझो कि ये जो जल है, मान लो जल का यूज करें तो जल में ये जो कण होते हैं वो लटके हुए रहते हैं, निलंबित होते हैं। निलंबित का मतलब लटका हुआ, यहाँ पर सब लटका हुआ है इस तरीके से, इसी को क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। तो चलो यहाँ देख लो। तो यहाँ पर देखोगे कि क्रियाकलाप 2.2 में समूह स के द्वारा पाया गया विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है। तो यहाँ पर ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है मतलब क्या हुआ कि ये जो द्रव था मान लो पानी था, और ये जो ठोस था मान लो कि धूल कण था, तो जब इसका हम लोग घोल बनाते हैं तो उस घोल को ही क्या बोलेंगे, विषमांगी घोल, जो एक दूसरे से घुल मिल नहीं रहा है। और यहाँ पर जो ठोस है वह क्या होता है, परिक्षेपित होता है, यानी कि लटका हुआ रहता है। इसी को क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। तो निलंबन क्या हुआ, जिसमें वह एक ऐसा विषमांगी घोल है जिसमें जो ठोस है द्रव में क्या रहता है, परिक्षेपित रहता है, उससे हम लोग उस घोल को क्या कहेंगे, निलंबन कहेंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आ गया तुम्हारा, निलंबन किसे कहेंगे। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर ये परिभाषा दिया हुआ है। तो निलंबन बताओ, समांगी है कि विषमांगी है, बिल्कुल निलंबन क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है, जहाँ पर ये जो घोल तैयार हो रहा है इसमें ये दोनों आपस में घुल मिल नहीं रहा है, जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित होते हैं, लटके हुए रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। तो देखा क्या क्या बातें निकल के आई। पहला बात क्या निकल के आया कि यह विषमांगी मिश्रण है। दूसरा बात क्या आया कि यहाँ पर जो कण है वो निलंबित होते हैं। तीसरा बात क्या नजर आया कि हम लोग इसको आंखों से देख सकते हैं। तो तुम इसको खुद भी देख सकते हो। अरे भैया पानी ले लो एक गिलास में, उसमें धूल डाल दो तो आराम से दिखेगा ना, कि नहीं दिखेगा।
तो वही सब है। तो अब आगे निलंबन के गुणधर्म, तो जो जो बातें हम लोगों ने देखी उसी को गुणधर्म में बना देना है। तो कैसा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। क्या इसके कण को देख सकते हैं? तो नहीं देख सकते हैं। तो बताइए क्या विलयन के कण को हम लोग देख सकते हैं? विलयन का जो कण था उसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। लेकिन हाँ, निलंबन के कणों को आंखों से देख सकते हैं। यदि मैंने नहीं बोल दिया हो तो उसको हटा देना दिमाग से। देख सकते हैं, लेकिन विलयन में जो कण था उसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। अब यहीं पे देख लो, ये देखो यही बताया यहाँ पर टिंडल इफेक्ट को दिखाया है। किस तरीके से ये है विलयन, तुम्हारा क्या है? विलयन। और यहाँ पर देखोगे ये कोलाइड है। क्या है? कोलाइड, जो कि आगे पढ़ने वाले हैं। या यहाँ पर बोल रहे तुम्हारा निलंबन है। क्या है? निलंबन। तो बोलता है इसमें देखो प्रकाश को यहाँ से गुजारा गया तो यहाँ रास्ता हुआ दिख रहा है। यहाँ देखना तो कुछ दिख रहा है नहीं, लेकिन इसमें देखो ऐसे रास्ता तुमको दिख रहा है। तो इसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव तुम देख सकते हो कहाँ पर दिख रहा है तुमको? कोलाइड में दिख रहा है और निलंबन में भी दिख रहा है। तो यहाँ देख सकते हो, यही यहाँ लिखा है कि ये जो निलंबन के कण है प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर होता है। और जो प्रकाश का कण को फैला देता है उसी को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और वही होगा तुम्हारा, उसके कारण उसका जो रास्ता है वो दिखने लगेगा, और उसी को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। ठीक है, तो यही है तुम्हारा टिंडल प्रभाव। तो अब देखो, जब इसे शांत छोड़ देते हैं, अब देखना, पानी और बालू का मिश्रण ऐसे रखो और उसको छोड़ दो कुछ देर, तो वो बुलिया नीचे बैठ जाएगा, या फिर जो धूल कण है वो नीचे बैठ जाएगा। तो ये क्या बता रहा है कि जब इसको शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। और एक और नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि छान करके, जैसे मैंने बताया था ना पीछे कि फिल्टर पेपर से जब छानेंगे तो निलंबन के कणों को हम लोग अलग कर सकते हैं। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। तो थोड़ा सा प्रकीर्णन मैंने क्या बताया था कि प्रकीर्णन बताया नहीं, ये भी बताने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब यहाँ पर ये कणों से होकर के टकराता है प्रकाश, तो इधर उधर छितर बितर इस तरीके से हो जाएगा। ये देखो, प्रकाश की किरण जब यहाँ पर निलंबित कणों से टकराएगा तो ये इधर उधर छितर बितर हो जाता है। इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन। और इसके चलते ये जो रास्ता दिखना शुरू हो जाता है इसे बोलते हैं टिंडल प्रभाव। ये जो रास्ता दिख रहा है ना इस प्रकीर्णन के कारण, उसी को क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। अब आ गया लास्ट हमारा कोलाइड। तो मैंने जैसे बताया कि कोलाइड में जो विलयन के कण होते हैं वह विलयन और तुम्हारा निलंबन के बीच का होगा। तो यहाँ देख सकते हो कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं, ये पहला चीज। तो कोलाइड जैसे कि उदाहरण देखो, कितना सारा यहाँ कोलाइड का उदाहरण दिया है, जैसे कोहरा, बादल, कुहासा, दूध, फेस क्रीम, शेविंग क्रीम, मैग्नीशिया मिल्क, कीचड़, फोम, रबर, स्पंज, फिर जेली, पनीर, मक्खन, रंगीन रत्न पत्थर, दूधिया कांच, ये सब कोलाइड के उदाहरण हैं। तो ये तो तुमको मान लो सब समझ में नहीं आ रहा, लेकिन दूध तो समझ में आ रहा है ना। तो दूध क्या है? कोलाइड का उदाहरण है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके जो कण होते हैं वह क्या होंगे? पूरा एकदम एक समान रूप से फैले होते हैं। अच्छा, निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार क्या होगा? छोटा होगा। यानी कि विलियन, फिर आ गया तुम्हारा कोलाइड, और फिर आ गया तुम्हारा निलंबन। तो निलंबन के कण बड़े होंगे, विलियन के कण एकदम बहुत छोटे होंगे, और कोलाइड के कण इन दोनों के बीच का होगा।
तो इस निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी दिखता है, लेकिन यह विषमांगी होता है। एकदम VVI पॉइंट है। तो बहुत बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है, उसको वह समांगी मार देता है, एग्जाम में दिया आएगा, लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये विषमांगी मिश्रण है, ये बात याद रखना। तो दिखेगा कैसा, समांगी, समान रूप से कण घुला मिला है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है। अब चलो, कोलाइड कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंख से नहीं देख पाते हैं। अब देखना, कोलाइड कणों को आंखों से देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं, तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं, जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा। तो क्रियाकलाप क्या था 2.2 में, कुछ नहीं, यहाँ पर विलयन लेते हैं पानी और चीनी का घोल, और यहाँ पर कोलाइड लेते हैं पानी और दूध का घोल मान लो है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से टॉर्च जलाएंगे, तो टॉर्च का रोशनी जो है विलियन को आर पार करता हुआ यहाँ भी आर पार करेगा, लेकिन विलियन में तुमको कोई रास्ता दिख रहा है, यहाँ देखो तो इसे रास्ता दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन कोलाइड में ये जो कण है वो क्या करते हैं, वह प्रकाश जो है उसको क्या कर देते हैं, छितर बितर कर देते हैं, यानी इधर उधर फैला देते हैं। क्या करते हैं, फैला देते हैं। और इसी फैलाने को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसको बोलते हैं प्रकीर्णन। क्या बोलेंगे, प्रकीर्णन। तो जब प्रकाश का कण, नहीं सॉरी, जब तुम्हारा जो कोलाइड है, जब कोलाइड का कण उसमें पड़ने वाले प्रकाश की किरणों को फैला देता है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलेंगे। यहाँ देखो लिखा ही हुआ है। तो लेकिन ये कण जो है प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। और इस प्रकीर्णन के कारण जो कोलाइड है उसमें से ये प्रकाश जब गुजरता है तो उसका रास्ता दिखना शुरू हो जाता है, और ये जो रास्ता दिखता है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। तो यहाँ से दो दो क्वेश्चन हो गया, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, प्रकीर्णन किसे कहते हैं। टिंडल प्रभाव की खोज किसने की थी, तो टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वह टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। तो तुम देखोगे, देखो यहाँ भी दिखाया हुआ है चित्र कि ये देखो, ये पेड़, बहुत सारे पेड़ हैं, तो उससे जब सूर्य का प्रकाश आता है तो देखो यहाँ ये रास्ता इसे दिख रहा है ना, इस तरीके से रास्ता दिखने होता है, और ये भी टिंडल प्रभाव को यहाँ पर दर्शाता है। ठीक है। अब देखो, एक कमरे में, तो ये तो पढ़ा दिया, जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है वहां हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। और जब मतलब सिंपल सा बात है कि प्रकाश का जो रास्ता है वो दिखना शुरू हो जाएगा, उसी को क्या कहेंगे, टिंडल प्रभाव कहेंगे। जंगल में कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं, और जब प्रकाश उससे गुजरता है तो प्रकाश का मार्ग दिखने लगता है। इसी को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब देखो, कोलाइड का सामान्य उदाहरण यहाँ पर दिखाया गया है। अब थोड़ा सा एक और बात यहाँ पर बताया जाएगा। यहाँ पर ये देखो, कोलाइड विलियन में जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो विलियन होता है, विलियन में दो चीज होगा तुम्हारा, क्या होगा, विलायक होगा, और प्लस क्या होगा, विलेय होगा। दो चीज रहेगा ना, तो जैसे पानी और चीनी, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, विलियन बन जाएगा। तो वैसे ही कोलाइड विलियन भी दो चीज से मिलकर के बना होगा। देखो यहाँ दो चीज बताया है, एक को कहते हैं परिक्षेपण माध्यम और दूसरा को कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। तो जैसे गैस में द्रव हो गया, गैस में ठोस हो गया, द्रव में गैस हो गया, द्रव में द्रव हो गया। तो इस चार्ट को तुम याद कर सकते हो, यदि मतलब कोशिश करो तो शायद याद हो जाए, बहुत भारी है ये। द्रव में द्रव का जैसे बोलेगा कि द्रव में द्रव का उदाहरण क्या है, तो इसको बोलेंगे दूध, फेस क्रीम, और इसका नाम हो जाएगा, प्रकार हो जाएगा इमल्शन। और यही है परिक्षेपण माध्यम, और ये क्या हो गया, परिक्षिप्त प्रावस्था, और दोनों को मिलाने पर क्या बन जाएगा, कोलाइड बन जाएगा। ठीक है।
तो ये वाला याद कर लेना। तो यही यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइड रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था लटका हुआ रहता है, निलंबित होता है, उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। ये 2 क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम क्या हो गया, जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित होता है उसे ही क्या कहते हैं, परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। और जो विलायक की विलेय पदार्थ की तरह होता है वह क्या है, परिक्षिप्त कण है, ठीक है ना, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था है। यही सब लिखा हुआ है। कोलाइड को परिक्षेपण माध्यम, ठोस, द्रव या गैस की अवस्था और परिक्षिप्त, तो ये वाला मैंने जो चार्ट बताया वही यहाँ पर दिया गया है। अब देख लो, तो पहले विलयन का गुणधर्म हम लोगों ने पढ़ लिया, फिर निलंबन का भी पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ लेंगे कोलाइड का गुणधर्म। तो बस वही चीज़ है कि यह दिखता है समांगी लेकिन होता है विसमांगी। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। तो ये सब पढ़ा दिया तुम्हें। अब जब इनको शांत छोड़ दोगे तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये अस्थाई होते हैं, ठीक है। तो ये इसके जो कण है वो तल में क्या होगा, बैठने लगेगा और ये क्या होगा, अस्थाई होगा। अब देखो, ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हो, जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तो देखो कि जब इसको शांत छोड़ दिया जाएगा तब ये कण तल पर नहीं बैठते हैं, यानी कि ये यहाँ नहीं छूट गया है, नहीं बैठते हैं, अर्थात ये अस्थाई होते हैं, स्टेबल होते हैं। जैसे कि दूध को यदि तुम छोड़ दो तो देखोगे कि दूध का कंपोनेंट अलग होने लगा, नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। अब देखो, ये छानन विधि द्वारा मिश्रण को पृथक भी नहीं किया जा सकता है, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक जो कि आगे पढ़ाया जाएगा कि द्वारा यहाँ पर अलग हम लोग कर सकते हैं। तो आगे वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। अरे वाह, ये तो समाप्त हो गया। अब चलो, हम लोगों ने तो मिश्रण तो समझ लिया, अब हम लोग देखेंगे कि क्या मिश्रण के घटकों को हम लोग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो हम पढ़ चुके हैं कि प्रायः प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। तो प्राकृतिक पदार्थ क्या है, शुद्ध बिल्कुल भी नहीं होंगे, वे मुख्य रूप से मिश्रण के रूप में मिलते हैं। तो मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का उपयोग किया जाता है। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। अब देखो, 2 प्रकार का मिश्रण हम लोगों ने पढ़ ही लिया, एक है विषमांगी मिश्रण और दूसरा है समांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा बोलता है कि अलग कर सकते हैं, जैसे कि हाथ से चुन करके, छन्नी से छान करके, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जिसके बारे में यहाँ पढ़ाया जा रहा है, और प्रत्येक चीज से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा। अब देखो, रंगने वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। तो ये देखो, यही यहाँ पर क्या किया गया, क्रियाकलाप किया गया है, और उससे डाई मतलब समझ रहे हो, माने स्याही कैसे बनता है, स्याही में डाई रहता है। डाई मतलब रंगीन चीज जो कि क्या बनाता है, स्याही बनाता है। तो यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर स्याही ले लिया गया है और इसको वाच ग्लास में क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसका पनिया उड़ जाएगा, वाष्प बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, और इसका जो डाई है, मतलब नीले रंग का डाई या काला रंग का डाई, ये यहाँ तुम्हें प्राप्त होगा। तो डाई यहाँ पर क्या हो गया, पृथक्करण हो गया, यानी कि पृथक हो गया, ठीक है। तो कौन सा विधि यूज किया, कुछ खास नहीं जी, खाली गर्म कर दिया, यानी कि वाष्पीकरण किया गया, ठीक है। तो आपके विचार से वाच ग्लास पर देखो, यही है वाच ग्लास, ये देखो तुम्हारे प्रयोगशाला में वाच ग्लास दिखाया जाएगा।
पानी का क्या हुआ है, वाष्पीकरण हुआ है। तो वाच ग्लास में अवशेष बचा है, बिल्कुल बचा है। तो किस चीज का बचा होगा, तो डाई का अवशेष बचा होगा। तो यहाँ देखते हो हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। तो स्याही जो तुम देखे होगे उसमें पानी रहता है और ओकर में क्या मिलावल रहता है, रंग यानी कि डाई मिलाया हुआ रहता है। अब क्या करेंगे, गर्म करेंगे। इस तरह से हम विलायक को विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो बताइए कि इसमें विलायक कौन हो गया, जल हो गया। तो विलेय कौन हो गया, तो रंग हो गया। और उसको कैसे अलग किए, तो वाष्पीकरण। तो यहाँ पर एकदम क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, पूछेगा कि स्याही में से डाई को अलग करने के लिए कौन सा विधि उपयोग करेंगे। ए बी सी डी 4 गो ऑप्शन है, तो आंसर दीजिएगा वाष्पीकरण। अब देखो दूध से क्रीम को कैसे पृथक करते हैं। तो ये यदि तुम गांव देहात से हो तो ये तो तुम रोज देखते होगे कि तुम्हारे घर में जो माँ होगी, तुम्हारी दादी होगी, किस तरीके से दूध को क्या करता है, वो लोग मथता है, या बोलेंगे दही को मथता है इस तरीके से, ठीक है। और मथने से दही का जो क्रीम होता है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है और माठा बन जाता है। ये सब देखे हो ना। तो उसमें क्या किया जाता है, इसको घुमाया जाता है हाथ से, ठीक है। लेकिन मशीन का भी उपयोग यहाँ पर हम लोग करते हैं। तो आजकल हम बाजार में संपूर्ण फुल क्रीम टोन्ड डबल टोन प्रकार के, टोन्ड में टोन किया हुआ डबल टोन प्रकार के दूध पोली पैक अथवा टेट्रा पैक में पाते हैं। दूध के इन प्रकारों को भिन्न भिन्न मात्रा में वसा होती है। अब देखो जो दूध हम लोग लेते हैं, तो दूध जब लोगे ना तो अलग अलग प्रकार का बाजार में दूध मिलेगा। एक होगा क्रीम फ्री दूध, एक होगा क्रीम वाला दूध, ठीक है। तो ये कैसे किया जाता है, तो जैसे मैंने बताया वैसे ही किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कैसे हम लोग ने उसको किया। तो ये अपकेंद्रीय बल होता है। क्या होता है, अपकेंद्रीय बल के द्वारा, मतलब ये क्या हो, केंद्र से बाहर की ओर ये बल लगेगा, जिसके कारण ये क्या होता है, तुम्हारा दूध से मक्खन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो यहाँ पर यहाँ देख सकते हो सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन है। ये तुम कहाँ देख सकते हो, ये तुम पैथोलॉजिकल लैब होता है ना, वहाँ भी देख सकते हो, वहाँ भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये नज़दीक में यदि कोई मिल्क डेयरी है तो वहाँ जाएं और पूछें कि वे क्रीम्स को दूध से कैसे अलग करते हैं, दूध से पनीर कैसे बनाते हैं, तो ये तुम पता कर सकते हो। अब देखो कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छानक पात्र से बाहर निकल आते हैं। इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अरे भाई जैसे कि दूध है उसी में क्रीम है, तो क्या उसको छानक पत्र के द्वारा क्रीम और दूध को अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ऐसे मिश्रण को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कि ऐसे मिश्रण जिसको छानक पत्र से छान कर अलग नहीं करते हैं, उनका कोई और विधि है क्या, तो एक विधि है अपकेंद्रण विधि द्वारा भी उनको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाता है और हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं। और इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, मिश्रण से हम लोग, जैसे कि मान लो दूध में क्रीम है तो क्रीम को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। अब इसका क्या क्या प्रयोग है, तो जांच घर मैंने बताया ना, पैथोलॉजिकल जहाँ पर पेशाब वगैरह जांच होता है, रक्त और मूत्र के जांच में क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि रक्त होगा, तुमने देखा होगा कि कैसे रक्त को ऐसे ले करके और उसको क्या करता है, घुमाता है, एकदम तेज से घुमाता है। तो यहाँ पीला पीला तुमको देखने को मिलेगा और रक्त कण क्या हो जाएंगे, नीचे की ओर दिखेंगे तुमको। ये देख सकते हो पैथोलॉजिकल लैब में जा करके। और यहाँ से क्वेश्चन भी तुमको पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि अपकेंद्रण बल, जो अपकेंद्रण विधि है जिससे कि मिश्रण में से कणों को अलग करते हैं, उसका क्या क्या अनुप्रयोग है। तो ये वाला पहला है। दूसरा, डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने के लिए यूज करते हैं। कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल को निचोड़ने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो देखोगे कि हमारे घरों में यदि ऑटोमेटिक तुम्हारे घर वॉशिंग मशीन होगा तो उसमें देखो कपड़ा सुखाया भी जाता है, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। अब देखो
दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। तो अघुलनशील जो कि घुला हुआ नहीं है, जैसे कि यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर मान लो मिट्टी का तेल है और पानी है, ये दोनों फेटा गया माने कि मिल गया, यानी कि इन दोनों का मिश्रण हो गया। तो भाई इसको अलगे अलगे कैसे करिएगा। तो देखो यहाँ पर कैसे इसको अलग कर रहे हैं, तो यहाँ पर पृथककारी या बोलेंगे पृथक्करण कीप के द्वारा इसको अलग कर रहे हैं। कोई खास चीज़ है, देखो भारी लग रहा है, कुछ नहीं, इसको यहाँ पर छोड़ दोगे तो पनिया जो नीचे आ जाएगा, और तुम देखे होगे ना कि जो तेल है ऊपर छतिलाते रहता है, तैरते रहता है, तो ये जो पानी है धीरे धीरे नीचे आ जाएगा और तेल ऊपर रह जाएगा। तो यहाँ पर स्टॉप कॉर्क लगा हुआ है, यहाँ पर क्या करो, उसको खोलते जाओ, पानी को नीचे निकाल लो और ये वाला तुम्हारा ऊपर हो जाएगा। अब इसका क्या क्या अनुप्रयोग है, तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करना। तो अघुलनशील मतलब जो घुला मिला नहीं है। अब देखो धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में इस विधि के द्वारा हल्के स्लैग यानी धातु मल को ऊपर से ही हटा लिया जाता है, तथा भट्टी का जो निचला सतह पर वहां पर अच्छा का जो पिघलका हुआ लोहा है ना, ये जो नीचे पिघला हुआ मिल जाएगा, और ऊपर जो स्लैग है उसको ऊपर क्या कर लेगा, हटा लेगा। सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव के घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। तो यहाँ देखोगे कि ये ऊपर एक लेयर बन गया और नीचे लेयर बन गया, तो कैसे बन गया, उसके घनत्व के अनुसार, यानी कि जिसका घनत्व कम है ऊपर छतिला जाएगा, ज़्यादा वो नीचे आ जाएगा, और इस तरीके से दो लेयर में चढ़ जाएगा और तुम उसको अलगे कर लो। अब देखो, अब यहाँ पर बोल रहा है, ये पढ़ा है तुम लोग चैप्टर 1 में, नमक है और अमोनियम क्लोराइड है। अब इसके मिश्रण को तुमको अलग करना है, तो कैसे करोगे। तो तुम लोग एक विधि पढ़े थे ऊर्ध्वपातन, याद होगा तुमको, जिससे कि जो ठोस है वह सीधे गैस में बदल जाता है। ठीक है, तो यदि अमोनियम क्लोराइड है और नमक के मिश्रण को यहाँ हम लोग रख दिए हैं, तो यहाँ पर से अमोनियम क्लोराइड तो उड़ जाएगा, जैसे ही गर्मी को पाएगा वो उड़ जाएगा। क्यों उड़ेगा, क्योंकि वो द्रव में नहीं बदलता है, बिना द्रव में बदले ही वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा, तो इस तरीके से वो अलग हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखो वो ठोस बनते जा रहा है और यहाँ पर ये नमक सिर्फ बच जाएगा, है ना, ये अलग हो जाएगा। तो कौन सा विधि हो गया, ऊर्ध्वपातन विधि हो गया। अब देखो, क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग का होता है, तो नहीं, यहाँ देखना ये वाला प्रयोग किया गया है, कुछ खास चीज नहीं, इसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी में क्या किया गया है, कुछ खास नहीं, यहाँ पर जो स्याही है इसका निशान को लगा दिया गया है। एक पहले तो यहाँ पर 1.5-2 इंची पर हम लोग क्या करते हैं, पेंसिल से एक लकीर खींच लेते हैं, ये छनक पत्र है उसी में पेंसिल से लकीर खींच लेंगे, और यहाँ पर बूंद बूंद ऐसे कर करके हम लोग क्या कर देते हैं, स्याही का निशान या तुम्हारे पास जो स्केच पेन है उसका निशान लगा देते हैं, और उसको जल में ऐसे रख दोगे, और कुछ देर बाद देखोगे कि ये जो अलग अलग रंग है इस तरीके से तुमको देखने को यहाँ पर मिलता है। तो ये जो है यहाँ पर इसका जो स्याही है उसमें अलग अलग प्रकार के जो रंग होते हैं वो क्या होते हैं, इस तरीके से वो पृथक हो जाते हैं, और उस विधि का नाम क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी होता है। तो जैसे जैसे जल ऊपर की ओर उठता है, छन्नक पत्र पर क्या देखा, तो जल ऊपर उठेगा और अपने साथ क्या करेगा, रंगों को भी ऊपर की ओर ले जाएगा। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। अब एक प्रकार का विलायक यहाँ पर क्या हो गया, जैसे जल हो गया। तकनीकी में विकास के साथ ही क्रोमेटोग्राफी में नई तकनीकों का विकास हुआ है, जिसके बारे में आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब इसका क्या क्या प्रयोग हो गया, तो डाई में रंगों का पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में। तो तुम जानते हो ना, पिगमेंट्स के कारण ही जो प्राकृतिक रंग है उसका रंग क्या होता है, अलग अलग होता है। रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में, ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, तो किसका उपयोग होगा, तो क्रोमेटोग्राफी का उपयोग होगा। अब यहाँ से सीधे सीधे पूछेगा क्रोमेटोग्राफी का उपयोग बताइए, तो ये सब चीज तुमको क्या करना होगा, लिखना होगा। अब देखो, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं, जैसे कि देखो एसीटोन हो गया और जल हो गया। अब ये घुलनशील है तो इसको भैया कैसे अलग करिएगा, इसका उत्तर है आसवन विधि द्वारा। किसके द्वारा, आसवन विधि द्वारा।
और इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो कुछ खास नहीं, जैसे कि मान लो जल है और एसीटोन है। एसीटोन समझते हो ना, जैसे नेल पॉलिश तुम लोग लगाते होगे, लगाता है नेल पॉलिश, नहीं लगाता है, तो जो नेल पॉलिश है उसका रिमूवर आता है ना, नेल पॉलिश रिमूवर, वो क्या होता है, एसीटोन होता है। तो जब लगाओगे एकदम ठंडा ठंडा भी लगता है, हथवा में इसे डालोगे तो क्या होता है, ठंडा ठंडा लगता है। तो जरा तुमको आंसर भी करना होगा इसका कि क्यों आखिर ठंडा लगता है एसीटोन को हाथ में डालने पर। इसका आंसर कमेंटवा बॉक्सवा में कर देना जरा सा। अब देखो, तो जल तथा एसीटोन का विलयन है। अब इसको क्या करेंगे, आसवन विधि द्वारा अलग करेंगे। तो आसवन विधि में क्या है, अब देखो इसको जब गर्म करते हैं तो ये जो एसीटोन है वो जल्दी क्या हो जाता है, वाष्प में बदल जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, जल्दी से तुम्हारा वोलाटाइल गैस होता है, यानी कि जल्दी से ये द्रव से मतलब इस तरीके से समझो कि द्रव से गैस अवस्था में बदल जाएगा कम तापमान पर ही। तो जैसे ही कम तापमान पर ही ये तो गैस में बदल गया इस तरीके से, और इस तरीके से फिर इसको हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर जमा कर लेंगे। लेकिन जो जल है वो तो उतना कम तापमान पर नहीं वाष्पीकृत होगा, तो यानी कि जल इसी में तुम्हारा रह जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा एसीटोन और जल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये हो गया आसवन विधि। लेकिन यहाँ पर भाई कुछ बात है कि जो आसवन विधि, यहाँ देखो, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए हम लोग एक दूसरा विधि का यूज करेंगे, इसको बोलेंगे प्रभाजी आसवन विधि। और नहीं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, आसवन विधि। यानी 25, फिर से सुन लो, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जो कि एक दूसरे से घुले मिले हैं जिनका क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है। यानी कि 25 केल्विन से यदि ज़्यादा है तो आसवन विधि यूज करेंगे, और कम है तो क्या करेंगे, प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग हम लोग करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि इस विधि को, यहाँ जो ऊपर पढ़ा था आसवन विधि कहते हैं, ये जो पढ़ा ना अभी ये वाला, इसी को आसवन विधि कहेंगे। और सॉरी, यहाँ है, यहाँ ये देखो, इसको आसवन विधि कहेंगे। तो क्या बोल रहा है कि यहाँ देखो, इस विधि को आसवन कहा जाता है। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों का क्वथनांक के मध्य अधिक अंतराल होता है। यानी कि यहाँ यदि क्वथनांक का अंतराल कम है तो प्रभाजी आसवन विधि यूज करेंगे, और क्वथनांक के अंतर जो है वो ज़्यादा है, मतलब कुछ एकदम कम तापमान पर उबलने लगेगा और कुछ बहुत ज़्यादा तापमान पर उबलेगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग आसवन विधि का उपयोग करेंगे, और नहीं तो किसका यूज करेंगे, प्रभाजी आसवन। जैसे देख सकते हो तुम प्रभाजी आसवन के द्वारा यहाँ पर, यहाँ देखो वायु, यहाँ देखना, यहाँ देखो कहाँ चल गया जी, अच्छा यहीं देख लो, यहाँ देख लो, तुम्हारा प्रभाजी आसवन के द्वारा जो तुम्हारा गैस, विभिन्न प्रकार के वायु में एक गैस हैं उनको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। ठीक है, तो वायु एक समांगी मिश्रण तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जाता है। तो इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले इसको भी यहाँ थोड़ा सा देख लेंगे। साथ ही साथ पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को, जैसे पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल होता है उसमें क्या होगा, डीजल भी होगा, फिर पेट्रोल भी होगा, ठीक है, फिर तुम्हारा गैस भी होगा, फिर कोल्टार भी होगा। सब को अलग करने के लिए हम लोग प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करते हैं। तो चलो यहीं देख लेते। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण किसके द्वारा होता है, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा होता है। साथ ही साथ पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटक का पृथक्करण भी किसके द्वारा होता है, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा होता है। इसका उपकरण साधारण आसवन विधि के समान ही होता है, केवल आसवन फ्लास्क और संघनक के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। तो देखो यार, यहाँ पर हम लोग प्रभाजी आसवन में एक देखो यही वाला ये दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ देखना, यहाँ देखना, ये वाला ये वाला ये वाला, ये तो तुम्हारा इसमें भी लगता है। ये देखो ये संघनक है, क्या है, संघनक। तो ये इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, संघनक हो गया, फ्लास्क हो गया। लेकिन इसके अलावा यहाँ प्रभाजी कॉलम यहाँ पर है, ये देखो इसका उपयोग किया जाता है, यही बात कह रहा है।
तो साधारण प्रभाजीय स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के टुकड़ों से भरी होती है। तो तुमसे यदि क्वेश्चन पूछेगा कि प्रभाजीय स्तंभ क्या होता है, तो बोलना ये वो नली है जेकर में का भरल रहता है, तो शीशा का टुकड़ा भरल रहता है। ये गुठ के वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। तो इसका कार्य भी देख सकते हो, उसको ठंडा करने के लिए क्या देगा, सतह प्रदान करेगा। तो यही है प्रभाजीय आसवन जिसको तुमने देखा। अब देखो, वायु एक समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभाजीय आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। प्रवाह इस विधि के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। तो ये जो प्रवाह है इसी को तुमको समझ लेना है। देखो, वायु हो गया, वायु जानते हो ना, इसमें विभिन्न गैसें हैं, जैसे देख सकते हो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, सबसे पहले दाब को बढ़ा दीजिए और तापमान को कम कर दीजिए। तो जो तुम्हारा गैस है, गैस से किस में परिवर्तित हो जाएगा, द्रव में, जानते हो ना। तो इस तरीके से तुम्हारा जो वायु है वह किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। अब जब द्रव में ये बदल जाएगा तो उसको प्रभाजीय आसवन कॉलम में हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का क्या हो जाता है, पृथक्करण हो जाता है। ठीक है, तो तुमको ऑक्सीजन अलग प्राप्त हो जाएगा, ऑर्गन अलग प्राप्त हो जाएगा, और नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, अलग प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो क्वथनांक बताया गया है, तो -183 है डिग्री सेल्सियस, किसका है, ऑक्सीजन का है, आर्गन का -186, और 196 माइनस में तुम्हारा किसका है, नाइट्रोजन का है। ये वाला बात याद रखना, और ये तो तुमने याद किया ही होगा पहले, कितना प्रतिशत ये प्राप्त होता है या है। तो हम देखते हैं कि वायु के विभिन्न गैसों को किस तरीके से अलग करते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्रभाजीय आसवन विधि द्वारा हम लोग क्या करेंगे, उसको अलग करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हम लोग क्या करेंगे, वायु से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये तो अब ऑक्सीजन गैस, अलग अलग चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा। चलो यहाँ से देखो, तो यहाँ से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले वायु को द्रवीकृत कहते हैं। जैसे मैंने बता दिया था कि द्रव वायु प्राप्त करने के लिए, यानी कि वायु को सबसे पहले क्या करेंगे, द्रव में बदल देंगे, और द्रव में बदलने के बाद प्रभाजीय आसवन कॉलम में उसको हम लोग ले जाते हैं वायु को। लेकिन पहले द्रव में कैसे बदलेंगे उसके बारे में लिखा हुआ है। तो पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है, यानी कि पहले दाब को बढ़ाएंगे और फिर ताप को क्या करेंगे, घटाएंगे, और उसको ठंडा कर संपीड़ित कर देंगे। तो संपीड़ित कर दोगे, तो संपीड़ित मतलब क्या हुआ, चैप्टर 1 में पढ़ाया था ना कि संपीड़ित मतलब इसको, यदि कण दूर दूर है तो इसके कण को पास लाने के लिए इस तरीके से क्या करेंगे, हम लोग संपीड़ित कर देंगे उसको। तो उस तरीके से फिर ये क्या हो जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। इस द्रवित गैस को, अब ये द्रव में जब बदल गया तो तुम्हारा यहाँ पर अब समझ में आ गया होगा कि जैसे ही द्रव में बदल जाएगा तो इसको प्रभाजीय आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाएगा। अब ये आ गया तुम्हारा प्रभाजीय आसवन कॉलम में, अब इसको क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। अब यहाँ पर ये द्रव अवस्था में है। अब यह द्रव में तुम्हारा ऑक्सीजन भी है, आर्गन भी है, नाइट्रोजन भी है, सब चीज़ है। तो अब क्या होगा कि सबसे पहला जो वाष्प में बदलेगा, ये द्रव है ना, तो द्रव में जो वाष्प में बदलेगा तो वो होगा नाइट्रोजन, और फिर उसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। फिर उसके बाद कौन बदलेगा, आर्गन, तो उसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और फिर उसके बाद बदलेगा तुम्हारा ऑक्सीजन, तो उसको नीचे से निकाल दिया जाएगा। तो यानी कि इसका हम लोगों ने पढ़ा ना, इसका क्वथनांक में क्या होता है, अंतर होता है। तीनों का क्वथनांक में काफ़ी अंतर है, देख लो, नाइट्रोजन का क्वथनांक, आर्गन का क्वथनांक, और द्रवीय ऑक्सीजन का क्वथनांक। तो सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका है, ऑक्सीजन का। उसके बाद क्वथनांक किसका हो गया, आर्गन का। और सबसे कम क्वथनांक किसका हो गया, नाइट्रोजन का। यहाँ देख भी सकते हो, सबसे कम क्वथनांक किसका है, नाइट्रोजन का। उसके बाद ज़्यादा किसका है, आर्गन का। उसके बाद किसका है, तुम्हारा ऑक्सीजन का। तो तुम बोलोगे ये तो आप उल्टा पढ़ा रहे हैं। अरे उल्टा नहीं पढ़ा रहे हैं, माइनस भी लगा हुआ है, ये बात याद रखना। तो माइनस के कारण ये सबसे कम हो गया, उसके बाद ये ज़्यादा हो गया, और उसके बाद ये सबसे ज़्यादा हो गया। ठीक है, उल्टा मत समझ लेना तुम लोग। तो इस तरीके से ये क्वथनांक क्या हो गया, अलग अलग। जहाँ सभी गैस विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के अनुसार
अलग हो जाते हैं। तो यहाँ देखोगे सबसे कम क्वथनांक नाइट्रोजन का था, तो ये ऊपर आया, इसको यहाँ से अलग कर लिया गया, फिर आर्गन को यहाँ से अलग कर लिया गया, और जो बच गया ऑक्सीजन उसको यहाँ से अलग कर लिया गया। इसी को बोलते हैं प्रभाजी आसवन विधि। अब यहाँ पेट्रोलियम में देखोगे तो पेट्रोलियम में भी क्रूड ऑयल को यहाँ रख करके गर्म किया जाएगा, और उसमें फिर पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल और फिर गैस और फिर टारकोल, उसको सबको अलग अलग यहाँ पर प्राप्त कर लिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उस तरीके से। तो यही था तुम्हारा ये वाला चीज़। अब यहाँ पर किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट को कैसे प्राप्त किया जाता है, तो ये देखो यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे प्राप्त किया जाता है। कुछ खास चीज़ नहीं है तुम्हारा, अच्छा यहाँ नहीं दिखाया गया है, यहाँ देखना, कुछ खास चीज़ नहीं है। इस विधि को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीकरण विधि। क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण विधि। तो क्या किया जाएगा, कॉपर सल्फेट का इस तरीके से टुकड़ा मिलेगा तुमको, उसको क्या करना है, पहले पानी में घोल देना है, और फिर क्या करोगे, उसको फिर इस तरीके से हम लोग चुपचाप रख देंगे। तो देखोगे जब ये घुला हुआ है, इस तरीके से घुला हुआ है, नीले रंग का रहेगा, तो देखोगे कुछ समय बाद यहाँ पर ये क्रिस्टल खुद ही बनना शुरू होगा। जब इसको गर्म थोड़ा सा किया जाएगा तो ये क्रिस्टल का रूप यहाँ लेना शुरू हो जाएगा, और इस तरीके से जो गंदगी है यहीं पर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो इस तरीके से इसका अशुद्धि को क्या करते हैं हम लोग, दूर करते हैं। तो कौन सा विधि हो गया, क्रिस्टलीकरण विधि हो गया। तो क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। यहाँ से ये क्वेश्चन और आंसर हो गया तुम्हारा। उदाहरण के लिए समुद्री जल से जो नमक हमें प्राप्त होता है उससे बहुत सी अशुद्धियां हो सकती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। तो समुद्री नमक से जो अशुद्धियां हैं उसको दूर करने के लिए कौन सा विधि उपयोग किया जाता है, तो आंसर कर देना, क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। अब ये देखोगे कि क्रिस्टलीकरण विधि साधारणतः वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्तम होती है। अब वाष्पीकरण नहीं करके क्रिस्टलीकरण करने का क्या मतलब है, क्यों ऐसा करेंगे, तो कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। अब देखो इसको गर्म डायरेक्ट करोगे तो ये झुलस सकता है, ठीक है, और कुछ ठोस ही विघटित हो जाएगा तो भी काम नहीं बनेगा तुम्हारा। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन के कुछ अशुद्धियां रह सकती हैं। ठीक है, तो ये इस कारण से यहाँ पर वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियां ठोस को दूषित कर सकती हैं। तो यदि वाष्पीकरण करोगे तो जो तुम्हारा ठोस है वो दूषित भी हो जाएगा। तो वही सब बात लिखा हुआ है और कोई खास दिमाग नहीं लगाना है। तो समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, अशुद्ध नमक से फिटकीरी को पृथक करने में हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टलीकरण का उपयोग करते हैं। तो यही सब बात यहाँ पर लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट टॉपिक देख सकते हो, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो भैया यहाँ पर एकदम साधारण शब्दों में हम लोग बोले कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या है, तो सीधा सीधा समझो। पहले रासायनिक परिवर्तन समझा दे रहा हूँ कि यदि किसी पदार्थ से नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है तो वहाँ पर बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि मान लो चूना का उदाहरण लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना जानते हो ना, खैनी उनी नहीं ना खाते हो, चूना पान में भी डाला जाता है चूना। और चूना से क्या किया जाता है, दीवार को पेंट करने में, जैसे कि पोचाड़ा जिसको कहते हैं, उसको करने में भी कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो मान लो ये देखो, ये है चूना। अभी चूना को क्या कर दो, तुम तोड़ दो, तो तोड़ोगे तो देखो इतना और इतना दो भाग बन गया। ठीक है, तो भाई यहाँ पर जो चूना को तुमने तोड़ दिया, इसका जो आकृति है उसमें क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, आकार में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आकृति आकार में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन फिर भी ये क्या है, चूना ही है, और ये भी क्या है, चूना ही है, ये भी क्या है, चूना ही है। अब इसको एकदम बुकनी बना दो, एकदम छोटा छोटा चूरन कर दो, फिर भी ये क्या है, चूना ही है। तो इस प्रकार का जब परिवर्तन हम लोग कर रहे हैं, बड़ा से छोटा, छोटा से एकदम चूरन बना दिया, तो इसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। क्योंकि यहाँ जो रसायन था
यहाँ जो रसायन है वही यहाँ भी है, वही यहाँ भी है, इस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, तो इसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। लेकिन अब ये चुनना है तुम्हारा, उसमें पानी डाल दो तो देखो खचा 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 खोलने लगेगा और बहुत गर्म हो जाएगा और बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि चूना पानी बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर पुराना पदार्थ से देखो नया पदार्थ बन रहा है, नया रसायन बन रहा है। और जब ऐसा होता है ना तो इसी को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे मान लो एक लोहे का कील लो, अब लोहे का कील को इसको टुकड़ा कर दो तो इस तरीके से ये लोहे का कील और ऐसा हो गया। तो यहाँ पर ये भी आयरन ही है और नया वाला भी क्या है, आयरन ही है। तो इस प्रकार ये जो परिवर्तन हो रहा है इसको हम लोग बोल रहे हैं भौतिक परिवर्तन। लेकिन इस आयरन में यदि जंग लग जाए तो ये हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। तो अब ये क्या हो गया, फिर ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि पहले कुछ और रसायन था, अब कुछ और रसायन हो गया। तो जब रसायन बदल जाए ना तो उसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो देखो यही यहाँ पर देखते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में अंतर को समझने के लिए आइए सबसे पहले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के बीच में अंतर को जान लें। पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया था। ऐसे गुण जिसका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग हो गया, कठोरता हो गया, दृढ़ता हो गया, बहाव हो गया, घनत्व हो गया, द्रवणांक हो गया, क्वथनांक हो गया, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक गुण कहते हैं। तो यहाँ देखो जैसे ये लोहा था, तो लोहा का जो रंग है उसको यदि तोड़ देंगे तब भी क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। कठोरता उतना ही रहेगा, दृढ़ता उतना ही रहेगा, घनत्व उतना ही रहेगा, द्रवणांक क्वथनांक उतना ही रहेगा। यानी कि यह जो भौतिक परिवर्तन, यानी कि यहाँ पर यदि नया रसायन नहीं बनेगा तो सब चीज क्या होगा, वही रहेगा। लेकिन यदि नया रसायन बन जाएगा तो ये सब चीज क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे पहले ये जो रंग था इसका चमकीला रंग अब क्या हो जाएगा, भूरा हो जाएगा, यानी कि उसका रंग में परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वहां रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। पहले आयरन एकदम मजबूत था, लेकिन जब जंग लग गया तो वो उसका कठोरता क्या है, कम हो गया, यानी कि कठोरता में परिवर्तन हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। तो अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थ के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं, यानी कि कोई रसायन में बदलाव नहीं होता है। जैसे कि देखो ये है बर्फ तुम्हारा, बर्फ को गर्म कर दो तो पानी हो गया, पानी को गर्म कर दो तो वाष्प हो गया। लेकिन क्या जानते हो कि ये भी H2O ही है, ये भी H2O ही है, ये भी H2O ही है। तो बताओ जरा सा, यहाँ पर ये जो अवस्था में परिवर्तन है वह भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? सिंपल, ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ जो रसायन है वही यहाँ भी है और वही यहाँ भी है। यानी कि उसका जो रासायनिक संगठन है उसमें कोई बदलाव जब नहीं होता है उसे ही क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। जबकि जब नए रसायन का निर्माण होता है तो उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। उनकी रासायनिक परिवर्तन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये देखो ये भी H2O, ये भी H2O, ये भी H2O, यानी ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। अब देखो जल तथा खाना पकाने वाला तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न हैं। इनकी गंध और ज्वलनशीलता बहुत अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है जबकि जल आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इससे अलग कर देता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। अच्छा, जलना भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। पहले कागज था, जलने के बाद वो CO2 का निर्माण कर रहा है, यानी कि नए चीज का निर्माण कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे,
रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। तो रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है, यानी पुरानी पदार्थ से नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं, याद रखना। तो मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों होगा। देखो मोमबत्ती यहाँ पर इस तरीके से पिघल रहा है, जल रहा है, तो ये पिघल रहा है, इसका ये जो है सो पहले इसका दूसरा डिजाइन था, अब दूसरा डिजाइन पिघल कैसे होते जा रहा है, तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया। लेकिन ये जल भी तो रहा है, साथ साथ जल रहा है, तो ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब देखो शुद्ध पदार्थों का प्रकार, तो शुद्ध पदार्थों का प्रकार शुरू में ही हम लोगों ने पढ़ लिया है। पहला है तत्व और दूसरा है यौगिक। ठीक है, मैंने शुरू में ही बता दिया था कि जो तत्व है उसी से मिलकर के दुनिया के जितने पदार्थ हैं वो बने हैं, और ये है 118 तत्व। पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होगा तत्व, तब यहाँ से क्वेश्चन आते जाएगा। तो रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया, ये पहला क्वेश्चन हो गया। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा का प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया, ये दूसरा हो गया क्वेश्चन। इनके अनुसार, किसके अनुसार, लॉरेंट लवाइजिए के अनुसार तत्व पदार्थ का वह सूक्ष्म मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो अब पूछ दिया क्वेश्चन कि तत्व क्या है, तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिससे किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य उसको सरल पदार्थ में तोड़ा नहीं जाता है, यानी कि ये सरलतम पदार्थ हो गया तत्व, और इसी से मिलकर के अन्य पदार्थ बनेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन क्या है, तत्व, ऑक्सीजन क्या है, तत्व, और जब ये खास अनुपात में मिलते हैं तो ये बना देंगे तुमको जल नामक यौगिक। कार्बन क्या है, तत्व, ऑक्सीजन क्या है, तत्व, और जब ये खास अनुपात में मिलता है तो CO2 नामक यौगिक का निर्माण कर देगा। ठीक है, यही है तत्व तुम्हारा। तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है, यह भी बात याद रखना है। अब तुम क्लास 10 में जाओगे तो धातु एवं अधातु ये चैप्टर नंबर 3 पूरा पढ़ना है, और वहाँ पर तुमको धातु धातु के बारे में जानना है। इसी के बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है चैप्टर नंबर 5, वहाँ पर तुमको तत्वों के वर्गीकरण के बारे में पूरा समझना है। 118 तत्वों में बहुत सारे तत्वों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी प्राप्त करना है। तो अब धातुओं के बारे में प्रायः कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो धातु कैसे होते हैं, जैसे लोहा तुमने देखा है, कॉपर देखा है, सोना, चांदी, ये सब चीज़ देखा है ना। तो सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम तुमने नहीं देखा होगा, पोटेशियम नहीं देखा होगा, लेकिन पारा तो तुमने देखा होगा। तो ये सब क्या है, ये सब धातु हैं। ठीक है, तो चलो धातु के बारे में हम लोग देखते हैं। तो धातु क्या होते हैं, चमकीले होते हैं पहला, और ये चांदी जैसे सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग के भी होते हैं। ये ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, जैसे तुम जानते हो कि जो तार होता है, जो बल्ब वगैरह हम लोग जलाते हैं, उसमें धातु का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं, धातु का, क्योंकि धातु के कारण धातु जो है विद्युत को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। तो ये सब 10 में ना बहुत डिटेल में पढ़ोगे, विद्युत पूरा एक चैप्टर ही पढ़ोगे। ठीक है, धातु तन्य होते हैं। अब तन्यता का मतलब क्या हो गया कि तान, मतलब खींच के इसको तार बनाया जा सकता है, इसी में बोलते हैं तन्य। तो यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, ये आघातवर्ध होते हैं, जैसे कि इसको पीट पीट कर पतला चादर बना सकते हो। जैसे कोयला है तो कोयला को पीट के पतला चादर बना सकते हो, नहीं। लेकिन तुम एल्युमिनियम का देखोगे कि पतला पतला फॉयल मिलता है। ठीक है, चांदी का पतला पतला फॉयल मिलता है। लोहा का घर में देखोगे कि कितना सामान बना है, तुम्हारा चदरा से बना है, तुम्हारा अलमारी उलमारी सब लोहा के चदरा से बना है। इसका मतलब उसको पीट करके पतले चादर में ढाला जा सकता है। ये सब किसके गुण हैं, धातु के। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा कि धातु के गुण लिखें, और ये धातु का क्या है, उदाहरण है। अब इसी का उल्टा हो जाता है अधातु। तो अधातु क्या होगा, अधातु तुम्हारा
ताप विद्युत का सुचालक नहीं होगा, कुचालक होगा, चमकीला नहीं होगा, ये भंगुर होता है, इसको तार में नहीं बना सकते हैं, आघातवर्ध नहीं होता है। यही सब बात क्या लिख देना है तुमको, अधातु में लिख देना है। अब देखो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कुछ और चीज। एक चीज यहाँ पर देखेंगे कि जो पारा होता है वह धातु होता है, लेकिन कमरे के तापमान पर यह क्या होता है, द्रव होता है। इसको याद कर लेना है तुमको, ठीक है। ये एक्सेप्शन हो गया। अब देखो जो अधातु होता है विभिन्न रंगों का होता है, तो ये सब तो पढ़ा ही दिया तुमको। अब देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब किसका उदाहरण है, अधातु का उदाहरण, जिसको याद कर लेना है। अब कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि धातु और अधातु के बीच का गुण रखते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं उपधातु, मेटलॉइड। तो धातु को बोलते हैं मेटल, इसको बोलते हैं नॉन मेटल, और इसको क्या बोलते हैं, उपधातु को मेटलॉइड। अब इसमें जैसे बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये कुछ नाम तुम याद कर सकते हो। अब यहाँ देखो, अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 से अधिक है। 118 से अधिक नहीं है, मतलब 118 है, ठीक है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं, जबकि शेष क्या है, मानव निर्मित हैं। अधिकतर तत्व क्या है, ठोस हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस हैं। 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव है। तो ये सब चीज याद कर लेना है। अब देखो गैलियम तथा सीजियम ऐसा धातु होता है जिसको तुम अपना हथेली पर रख दोगे तो ये पिघल जाएगा। यही सब चीज लिखा हुआ है। अब यौगिक, तो देखो जो तत्व होता है, जैसे मान लो कार्बन है, ऑक्सीजन, ये सब तत्व है, ये एक निश्चित अनुपात में मिलेगा ना तो यौगिक का निर्माण करेगा। और ये जब मिलेगा तो फिर एक नया चीज बन जाएगा, मतलब ये अपना गुण और अपना गुण खो करके नया चीज का निर्माण करेगा और यौगिक का फॉर्मेशन होगा। एक यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन कि यौगिक किसे कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हो एक क्रियाकलाप को दिखाया गया है। क्रियाकलाप में कुछ करना नहीं है, लोहे का चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस करके क्या करना है, मिला देना है। वह एक समूह अपने पास रखेगा और समूह 2 क्या करेगा, इसको जब लिया लोहे का चूर्ण और सल्फर पाउडर को मिलाया, और तो वो क्या करेगा, उसको बहुत तेजी से गर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है तुमको कि जब सिर्फ लोहे का चूर्ण ले लिया है और सल्फर का पाउडर ले लिया है, तो ये जो पदार्थ मिला है ये है मिश्रण। क्या है बच्चों लोग, मिश्रण है। जबकि लोहे को यानी कि आयरन को सल्फर से मिला दिया गया है तो ये आयरन सल्फाइड बन जाता है, यानी कि यह क्या बन जाता है, एक यौगिक का निर्माण करता है। यदि इसको तप्त गर्म करेंगे तो क्या होगा, एक यौगिक बन जाएगा। अब ये क्या हुआ, बात ये हुआ कि ये जो मिश्रण है उसमें आयरन का भी गुण है और सल्फर का भी गुण है, दोनों का गुण है, क्योंकि ये मिश्रण है, सिंपल से ये मिश्रण है, ठीक है। इसमें आयरन का सारा गुण तुमको देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो आयरन सल्फाइड बनेगा आयरन और सल्फर को मिल करके, तो ये एक नया चीज बन गया। क्या बन गया, नया चीज, और जो कि क्या हो गया, ये बन गया तुम्हारा यौगिक बन गया, ठीक है। अब देखो तो भाई अब बात करते हैं यदि आयरन और सल्फर के मिश्रण की, तो इसमें यदि हम लोग क्या करें, समूह 1 में क्या करेंगे कि हम लोग इसमें कुछ प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे कि प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएं, ठीक है। प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाना है। तो ये 2 चीज करना है। तो यहाँ पर देखो, क्या दोनों समूह द्वारा प्राप्त सामग्री दिखने में समान है, बिल्कुल नहीं है, अलग अलग है। किस समूह द्वारा प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण विद्यमान है, तो पहले समूह में। क्या प्राप्त सामग्री के घटकों को हम पृथक करने में सक्षम है, तो यहाँ पर तुम कैसे पृथक करोगे, इसमें से तो पृथक करना मुश्किल हो गया। क्या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामग्री पर डालने पर दोनों समूहों को गैस प्राप्त होती है, तो यही वाला आंसर यहाँ दिया है। देखो यहाँ तो समूह 1 जो है
उसमें क्या है तुम्हारा, उसके पास आयरन है और सल्फर है, इसका उसके पास मिश्रण है। तो जैसे ही उसमें HCl डालता है, यानी तनु, तनु मतलब इसमें पानी मिलाया हुआ है, उसको डालेगा, तो ये है तुम्हारा धातु। क्या है? धातु। और ये धातु जब HCl से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस। लेकिन FeS जो होता है, आयरन सल्फाइड होता है, उसमें कोई इसको HCl डाल दोगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि समूह एक से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब हाइड्रोजन गैस के बारे में बताया गया कि ये रंगहीन गैस होता है, गंधहीन होता है और बहुत ज्वाला पकड़ने वाला गैस होता है, माने आग पकड़ लेगा। इसकी ज्वलनशीलता की जांच नहीं करना है, भद से मुंह झोला जाएगा। ठीक है, अब जो समूह 2 है, आयरन सल्फाइड है उसके पास, तो उसमें उसके पास हाइड्रोजन गैस क्या मिला? नहीं, उसको हाइड्रोजन गैस इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ HCl जब इससे रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? हाइड्रोजन सल्फाइड का। और यह जो गैस होगा वो रंगहीन गैस होगा और इसका गंध सड़े हुए अंडे के जैसा होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड का, यानी कि H2S का। ठीक है, आपने पाया कि दोनों समूह द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न गुणों को दर्शाता है, जैसे मैंने बताया। यद्यपि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे, यानी कि आयरन था और सल्फाइड था, लेकिन बाद में ये का गुण क्या हो गया? बदल गया। समूह एक की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पर तो सीधे सीधा भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पर कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं हो रहा है, जबकि समूह 2 में क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन हुआ है। अब यहाँ देखो, समूह 1 द्वारा प्राप्त सामग्री 2 पदार्थों का क्या है? सिंपल मिश्रण है, जिसमें लोहा और सल्फर है। लेकिन जो समूह 2 है उसका सामग्री क्या है? आयरन सल्फाइड हो गया, यानी कि वो एक यौगिक बन गया। मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान है। दो तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया जिसका गुण मिले हुए तत्वों से एकदम अलग था। यानी आयरन सल्फाइड जो था वो आयरन से और सल्फर से अलग गुण वाला था। यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान है। हम यह भी देख पाते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान है। इस प्रकार संक्षेप में यहाँ पर जो दिया हुआ है, तो ये देखो, हम लोगों ने शुरू में देखा था पदार्थ को हम लोग भौतिक रूप से ठोस, द्रव और गैस में बांटते हैं, और रासायनिक रूप से यदि बांटेंगे तो शुद्ध पदार्थ और क्या हो गया? मिश्रण हो गया। शुद्ध पदार्थ में तत्व हम लोगों ने समझ लिया कि इसको किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि द्वारा हम लोग और सरलतम पदार्थ में तोड़ नहीं सकते हैं, जबकि यौगिक में हम लोग देखेंगे कि इसको रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घटकों में हम लोग विघटित कर सकते हैं। अब तुम क्या करोगे? तत्व और यौगिक का कहीं से इसका अंतर को ढूंढ लेना और 3-4 अंतर याद कर लेना। इस उदाहरण में कॉपर, ऑक्सीजन, ये वाला हो गया। और इसका उदाहरण देखो, नमक है, चीनी है, जल है, मीथेन है। मीथेन CH4 होता है। ठीक है, अब मिश्रण भी तुम जान ही गए हो, पूरा बढ़िया से पढ़ लियो कि समांगी मिश्रण जिसमें पूरा समान संगठन होता है और विषमांगी मिश्रण जिसमें असमान संगठन होता है। अब जैसे जल में चीनी को घोल दिए, शरबत बना दिए, तो समांगी मिश्रण हो गया, और बालू तथा नमक को घोल मिला दिए तो विषमांगी हो गया। अब देखो, मिश्रण और यौगिक में लास्ट में यहाँ पर अंतर दिया हुआ है। तो तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते, यानी नया पदार्थ यहाँ नहीं बनेगा, लेकिन यौगिक में नया पदार्थ बनेगा। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, यानी कि इसमें कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, लेकिन नए पदार्थ का संगठन सदैव क्या होगा? अस्थायी होगा, यानी फिक्स रहेगा। मिश्रण में उपस्थित घटकों के गुणधर्म अलग अलग गुणधर्म अपना दिखाएगा, जो जो चीज मिला है सब अपना गुण दिखाएगा, लेकिन इसमें एक प्रकार का गुणधर्म होगा, जो जो चीज इसमें मिला हुआ है उसका गुणधर्म से ये अलग होगा। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से अलग किया जा सकता है, लेकिन इसमें रासायनिक या वैद्युत रासायनिक विधि द्वारा ही अलग किया जा सकता है, सिंपली ऐसे अलग नहीं किया जा सकता है। तो इति श्री आपका चैप्टर अध्याय समाप्त है। तो आपको क्या करना है? बढ़िया से एकदम लाइक ठोक दीजिए और बताइए कि आगे क्या पढ़ना है। धन्यवाद।